हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर चल रहा है। इससे पहले हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो, एग्जाम्पल वीडियो दोनों बनाई हैं, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं। और उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज में आएंगे और पहले आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे, वीडियो को पहले नहीं देखेंगे। अभी इसको पॉज कर दो या बंद कर दो, पहले खुद ट्राई करो। जब आप नहीं होंगे तब देखेंगे, आप ट्राई करने के बाद तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। और वैसे भी क्वेश्चन में करने जो मेन बातें हैं वो हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई तो है ही, और जो मेन बातें हैं जो हम अभी यूज करेंगे मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे जैसे जो पड़ेगी ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में यूज करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे आप लोग, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, और एक पिक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप देखेंगे अपनी बुक में या सामने देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सभी नंबर को इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, इस सभी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 1.1 इंट्रोडक्शन वीडियो पर। तो शुरू करते हैं 140 के फैक्टर्स करने। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, सब बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये काम किया ही है। करते हैं 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14, 0। 2 से करोगे तो 35। अब किससे होगा, 5 से। 5 से होगा 5 7 35। 7 से करोगे तो 7 1 35, 7 7। तो 140 इज रिटन एज 2 स्क्वायर, दोबारा आया ना, इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमने 140 को प्राइम नंबर के फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। 156 को देखते हैं अब हम। 156 डिवाइड बाई 2, तो 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1, तो 16 हो गया, तो 2 8 16। नाउ 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1 हुआ तो 18, तो 2 9 जा 18। क्लियर। अब किससे होगा ये, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और अब किससे होगा भैया ये, 13 से। 13 में 13, तो 156 इज रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू कितना 3 और इंटू कितना 13। तो ये भी आंसर आ गया इसका, और ये इस वाले का। नाउ 3825। अब देखते हैं हम किसको, 3825। तो 3825 को डिवाइड करो, तो जिस नंबर की लास्ट की डिजिट 5 हो वो 5 से ही डिवाइड होता है, पता होगा आपको सभी को। तो 5 7 जा 35, बचा कितना 3, 32 हो गया इधर, तो 5 6 जा 30, बचा 2, यहाँ हो गया 25, 5 5 जा 25। अब भी लास्ट में 5 है, तो फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, तो 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 53। और ये किससे डिवाइड होगा, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा क्या, 5 और 3 8 1 9, हाँ 3 से हो जाएगा। ये पता है ना आपको मैंने कैसे किया। अगर कोई नंबर चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड 3 से डिवाइड है क्या, तो आप इस नंबर के अंकों को प्लस कर सकते हैं, अंकों को, डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। 5 + 3 8 + 1 9। तो अगर ये सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, देन दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिवाइड को चेक करना तरीका है। मान लो आपको इसको चेक करना है कि ये डिवाइड होगा 3 से या नहीं, तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22। 3 से तो नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। ये नंबर है, ये तरीका है 3 से, ठीक। ये छोटी क्लासों में बताते हैं बच्चों को, जब मैं कंप्यूटर की तैयारी कराता हूँ, हिस्ट्री वगैरह की, अर्थमेटिक की, उसमें बताता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ आपको, पहले पूरा कर देते हैं। तो फिलहाल 5 और 3 8 और 1 9, तो किससे कटेगा, 3 से। तो 3 5 15, 3 एकम 3। अब 5 और 1 6, 6 सम आ गया, फिर 3 से कटेगा, 17 टाइम, और अब 17 से 1 टाइम। तो 3825 का जो फैक्टर्स आए 5 5, मतलब 5 स्क्वायर, 3 3 मतलब 3 स्क्वायर, और साथ में कितना 17, ठीक। तो डिविजिबल बाय रूल ये होता है, नंबर 2 से वही डिवाइड होता है जिसकी एंड की डिजिट इवन हो। एंड की डिजिट क्या हो, इवन हो। वो नंबर किससे डिवाइड होगा, हमेशा 0 से, सॉरी 2 से। 3 से डिविजिबल का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। अगर नंबर्स के जो डिजिट हैं उनका सम डिवाइड है 3 से, तो नंबर भी डिवाइड है 3 से। 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि नंबर की जो लास्ट की 2 डिजिट हैं
लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 अगर हैं, डिविजिबल बाई 4, मान लो हमने कहा 2842, तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती हैं क्या? नहीं कटती, तो ये भी नहीं कटने का। अगर मैं कहता 2840, तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती है क्या? हाँ, तो फिर ये भी कटेगा। ठीक है, ये 4 का रूल है। 5 का क्या है? लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो आपका नंबर 5 से कट जाएगा। इतने बहुत है फिलहाल, बाकी बताएंगे आपको, मेरी वीडियो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एक शॉर्ट ट्रिक के नाम से, वहाँ मिल जाएगी आपको, वहाँ दे सकते हैं। तो अगला क्या है? 5005, तो क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, तो 5005, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो 5 1 जा 5, ये भी 0, ये भी 0, और 5 1 जा 5। अब आ गया हमारे पास 1001, तो 1001 किससे कटेगा? देखो ये 7 से कटेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 7 से कटने का भी एक ऐसा रूल है। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 3, यहाँ पे हो गया 30, 7 चौका 28 और 7 21, 143, और 143 भैया 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11 और 11 33, और अब तो ये बेचारा 13 से ही कटेगा। तो 5005 इज इक्वल टू 5, 7, 11 एंड 13, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ रहा है 7429, और ये जो नंबर है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेचारा किसी भी प्राइम नंबर से नहीं कटेगा 17 से पहले, इसी डायरेक्ट 17 से कटेगा, ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ये भी ट्राई करना पड़ेगा कि 3 से कटेगा क्या नहीं, 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट 2 जितनी कटती है, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट 5 नहीं है, 6 से वही कटता है जो 2 और 3 दोनों से कटता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये नंबर 17 से ही डिवाइड होगा, 17 से। तो जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68, कितना बच गया? 6, यहाँ हो गया 62, कितना हो गया? 62, 17 51 और 17 7 119, ठीक हो गया क्या? चेक कर लो एक बार। 17 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या यही रिमाइंडर बचेगा क्या? 437। चलो अब करते हैं 19 से, 19 से करेंगे तो 19 में 19, 19 2 जा 38, तो 43 माइनस 38 इज इक्वल टू व्हाट? 5, 57, तो 19 3 जा 57, और अब किससे करोगे? 23 से तो 1 आएगा, तो मतलब 7429 इज इक्वल टू 17, 19 एंड 23। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया। सभी को हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जल्दी नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, यहाँ पर पढ़ेंगे या अपनी बुक में पढ़ेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इन इंटीजर्स के जो पेयर दिए हुए हैं दो के, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट में एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे, दूसरे पार्ट में इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखाएंगे। ठीक, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 99% संभावना है, 99% संभावना है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है। तो पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, और फिर कैसे हम इस वेरीफाई वाले पार्ट को भी पूरा करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला है 26 एंड 91, तो वी कैन राइट 26 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 13, ये तो होगा ना 13 to the 26, या आप निकाल सकते हैं वो अपना बना के खिड़की सी। 91 13 7 91, तो 13 into 7 91। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या पूछ रहा है पहले वो हमसे? एलसीएम, और फिर क्या पूछ रहा है वो हमसे? एचसीएफ। तो जरा बताना एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में आते हैं सारे प्राइम फैक्टर और उनकी ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम में क्या आता है? सारे, ईच प्राइम फैक्टर और उनकी ग्रेटेस्ट पावर। तो सारे तो लिखो प्राइम फैक्टर, 2 भी लिखो, 7 भी लिखो, 13 भी लिखो, पहला फैक्टर भी लिखो, दूसरा भी लिखो, तीसरा भी लिखो, और इनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो सबकी पावर 1 1 ही तो है ना। अरे भाई सबकी पावर 1 1 ही तो है ना, तो भाई यही क्या होगा? एलसीएम 7 to the 14, 14 into 13, तो 14 to the 42 और 14 का 14 18, तो 182 इसका आ गया है कितना? एलसीएम। ठीक,
अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर उनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ के लिए जाते हैं कॉमन फैक्टर पर, इनमें और इन दोनों में कॉमन कौन है, 13 इज द कॉमन फैक्टर, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई 1 ही है, तो बस हो गया काम, ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। ठीक, तो एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर द नंबर में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है वो लिखो, उनकी स्मॉलेस्ट पावर उनके ऊपर लगा दो। और एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द नंबर, जितने भी नंबर में आपको प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं सबको लिख के उनकी ग्रेटेस्ट पावर लगा दो। तो ये पहला पार्ट पूरा हो गया है जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है। अब करते हैं फॉर्मूले को वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको डालना है हेडिंग वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ये तरीका बता रहा हूँ जिस तरह से आपको नोटबुक में करना है और एग्जाम में भी करना है, बिल्कुल ऐसे लिख के आओगे आप। चाहिए हाँ, ये हो सकता है कि आप उस पार्ट को इसके नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू जो इधर है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए इंटू बी। और ए इंटू बी क्या है, नंबर्स जो है मेरे पास वो ए इंटू बी है, जो दोनों नंबर लिखे हैं वही क्या है, ए इंटू ए और बी, जो दोनों नंबर हैं वही क्या है, ए और बी। तो ए कितना हुआ, ए हुआ 26 और बी हुआ 91। तो 26 की मल्टीप्लाई जब 91 में करोगे आप तो आपको मिलेगा 2366, मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दी है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई 2366। ठीक है, अब लेंगे इनकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी। एचसीएफ एलसीएम इधर आ चुके हैं, एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या है 182, इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो और आपको मिलेगा कि ये आ गया। बस दोनों सेम आ जानी चाहिए, दोनों साइड इक्वल। तो यहाँ लिख देना आप नीचे LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव, मतलब वेरिफिकेशन जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन करने का तरीका है कि पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, फिर फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लिखो, सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड लिखो, उसको भी सोल्व कर लो, और फिर दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इट इज शुड बी नेसेसरी द बोथ साइड। ठीक है, तो नोट करेंगे और फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। तो पहले फैक्टर्स करते हैं 510 के। तो 510 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। तो 5 और 5 10 और 2 12 आ गया, 3 से कटेगा, मतलब 3 8 24 और 3 5 15। अब कटेगा 5 से करोगे 17 बार और 17 से करोगे तो 1। तो 502 आया, 2 3 5 और 17। अब कौन है 92। तो 92 के फैक्टर होंगे, 2 से डिविजिबल है तो 46, फिर 23 और फिर 23 बन जाए 23। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो ये दोनों नीचे हमने फैक्टर दिखाए करके इनको नोट कर लेंगे एक बार। अब देखते हैं कि कैसे हम इनके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ में लिखना पड़ता है कॉमन फैक्टर। पहले क्या पूछा है इसने, जिस तरह पहले कहा है पहले वही फाइंड कर लेंगे ना, पहले एलसीएम कहा है। तो एलसीएम में क्या देखते हैं हम लोग, ईच फैक्टर। एलसीएम में क्या देखते हैं, ईच फैक्टर। ठीक है, एलसीएम में ईच फैक्टर, तो एलसीएम में जाएंगे और ईच फैक्टर सब लिखने हैं, 2 भी 3 भी 5 भी 17 भी, 2 तो आ गया, और 23 भी। एलसीएम में क्या लिखते हैं हम लोग, ईच प्राइम फैक्टर, 2 बार लिखा हुआ है क्या, ईच प्राइम फैक्टर, और इनकी ग्रेटेस्ट पावर, सभी ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई 2, 3 एक बार, 5 भी एक बार, 17 भी एक बार, 23 भी एक बार। तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे, इन सभी की मल्टीप्लाई करके आएगा 23,460, 23460।
HCF में क्या देखते हैं, HCF में देखते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर है, 23 या फिर 3 या 5 या 17 कॉमन नहीं है। तो 2 क्या है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर की HCF के लिए क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर तो यहाँ पर 1 ही है, मतलब 2 ही रहेगा। तो HCF और LCM दोनों ही हमने फाइंड कर दिए हैं। तो HCF आ गया है, LCM आ गया है। अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A इंटू बी, ठीक है। वैल्यूज रखो A की 510 और B की रखो कितनी 92। तो जब A इंटू बी हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा इनका 46,920, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या होगी, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। तो HCF ऑफ AB कितना आया था 2 और LCM ऑफ AB कितना आया था 23,460। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये आएगा। और देखो बहुत ध्यान से दोनों इक्वल भी आ गए, तो हमने मतलब वेरिफिकेशन भी इसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसको नोट करो और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 336 एंड 54। तो पहले फैक्टर्स इसके करेंगे, फिर फैक्टर्स इसके करेंगे, ओके। तो 336 इधर कर लेते हैं ना, 336 डिविजिबल बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। और कितना हो गया 1, तो 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 2 2 2 2 4 टाइम 2, तो 2 टू दी पावर 4, 3 इंटू 7, ये तो हो गया 336 के फैक्टर्स। अब करेंगे 54 के, तो 54 के फैक्टर्स 2 27 टाइम, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 3 टाइम 3, तो 3 रेज 3। तो ये हमने इन दोनों के फैक्टर्स कर लिए हैं। अब जो ये फैक्टर वाला वर्क था इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। वैसे करना है आपके एग्जाम में, ये भी ना भी करोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। तो LCM क्या बताया था हमने, LCM प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। नंबर के अंदर जितने भी आपको प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी, पहले लिख दो एक तरफ, 2 भी प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहा है, 3 भी और 7 भी। तो प्राइम फैक्टर 2 भी आ गया, प्राइम फैक्टर 3 भी आ गया, प्राइम फैक्टर 7 भी आ गया। और इन सभी की ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 होगी। और 7 तो अकेला ही है, तो 7। तो ये तो हो जाएगा इसका LCM। और जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 4 16, 3 क्यूब 27 इंटू 7। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 3024, 3024, ठीक है। 749 और 9 54, ठीक है। HCF क्या होगा, ईच कॉमन फैक्टर प्राइम वाला। तो जो भी कॉमन फैक्टर है प्राइम वाले, 2 3 भी प्राइम फैक्टर है और 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। तो 2 3 दोनों प्राइम फैक्टर है और कॉमन है। तो 2 और 3, और इनकी लेनी है स्मॉलेस्ट पावर, देख रहे हैं सामने, स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की स्मॉल पावर कितनी है, 4 में और 1 में स्मॉल कौन हुआ 1, तो 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो स्मॉल कौन हुआ 3, तो 3। तो 2 3 जा 6। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट आंसर आ गया है। HCF और LCM हमने इसके फाइंड कर दिए हैं, ठीक है क्या, ठीक है क्या, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं वेरिफिकेशन। LCM A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे हम, A इंटू बी दोनों नंबर 336 और 54, 336 और 54। और इधर क्या मल्टीप्लाई करनी है, HCF की और LCM की। ये रहा LCM, ये रहा HCF। तो HCF 6 और LCM हो जाएगा हमारे पास 3024। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18,144
और इधर भी यही मिलेगा आपको 18,134। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS के आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव वेरीफाई हो गया है। नोट कर लेंगे इसको तुरंत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अपनी बुक में पढ़ेंगे या आप इधर भी देख सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन तीनों क्वेश्चंस में 3-3 नंबर दिए हुए हैं। इनका HCF और LCM फाइंड करना है। मेथड हम यही यूज़ करेंगे। यही मेथड 2 नंबर्स के लिए है, ये मेथड 3 नंबर के लिए है, या फिर 3 से ज़्यादा भी आते हैं तो भी मेथड यही रहेगा। तो पहले सभी के करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबर्स के तीनों के, और फिर अप्लाई करेंगे ये वाले फॉर्मूले। तो देखते हैं बड़े ध्यान से। पहला है 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 5, ठीक है। 12 के फैक्टर होंगे 2² × 3, क्योंकि 2² 4, 4 × 12। और 21 के फैक्टर होंगे 3 × 7। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि बच्चों को पूछ रहा है हमसे LCM और HCF, LCM और HCF। तो चलते हैं अपने ऊपर लिखे हुए तरीके की तरफ। LCM में याद करो क्या बताया था, सारे प्राइम फैक्टर आने हैं। LCM में क्या आते हैं? ईच प्राइम फैक्टर और उन सब की हाईएस्ट पावर ले लेंगे, सॉरी ग्रेटेस्ट पावर, मतलब एक ही बात हो गई। तो LCM के लिए सभी प्राइम फैक्टर जो भी आपको नज़र आ रहे हैं सब में, तो 3 भी नज़र आ रहा है मेरे को, 5 भी, 2 भी, 7 भी। एक फैक्टर आएगा पहले एक ही बार। अब इनके ऊपर इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर हमको दिखाई देगी वो लगाएंगे। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर देख रहे हैं हम, 2 है यहाँ पर। 2 की कितनी है? 2। 3 की एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 की भी एक ही है, 7 की भी एक ही है। तो बस यही इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 15, 15 105 × 4। तो 105 × 4 करके आया कितना? 420। तो LCM = 420। HCF में क्या होगा? तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर भी लिखनी है ऊपर। तीनों में जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर और उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है क्या? हाँ 3 है। 5 तीनों में नहीं है, 2 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, तीनों में सिर्फ 3 ही है। तो 3 ही क्या होगा इसका? HCF। तो HCF 3, LCM 420। समझ में आ गया होगा तरीका। अब वो जो मेथड है ना, वो फॉर्मूले वाला जो रिलेशन है वो 3 नंबर्स के लिए नहीं होता है, उसके लिए अलग है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया था। और यहाँ पर उसने उसको वेरीफाई करने के लिए कहा भी नहीं है, और ना ही कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी से आता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 17, 23, 29। और हम देख रहे हैं कि तीनों खुद ही प्राइम नंबर हैं, इस बार खुद ही प्राइम नंबर हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर तो सिर्फ यही होंगे, इनके प्राइम फैक्टर तो सिर्फ यही होंगे ना, फिर तो कोई कटता ही नहीं है। तो ये तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए, LCM भी और HCF भी। तो तरीका अगर हम देखें तो तरीका भी ये आने वाला है। LCM के लिए सारे प्राइम फैक्टर लिखो पहले, 17, 23, 29, और इनकी इस हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर इनकी, तो सबकी पावर 1 1 1 ही है। तो यही इसका LCM रहेगा, 17 × 23 × 29, और मल्टीप्लाई करके आएगा इनका 11,339। ठीक हो गया। HCF में क्या? जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन कुछ नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, तो 1 ही इसका क्या होगा? 1 ही इसका क्या होगा? HCF। और आपको याद भी रखना है, दो या फिर 2 से ज़्यादा अगर नंबर हैं और उनमें अगर तीनों नंबर प्राइम ही है या फिर 2 नंबर अगर प्राइम ही है तो उनका HCF 1 होता है। याद रखना ये बात। वैसे भी वो कॉमन है, 1 ही था तो 1 से ही ये डिवाइड हो सकता है। तो 1 ही इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 1 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, 1 से हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट 8। तो 8 रिटन एज 2 का क्यूब, 9 रिटन एज 3 स्क्वायर, एंड 25 रिटन एज 5 स्क्वायर। प्राइम फैक्टर हो गए। अब जरा बताओ जल्दी से LCM, और जरा बताओ जल्दी से मुझको क्या? HCF। LCM में क्या आना है? सारे प्राइम फैक्टर और इन सभी प्राइम फैक्टर्स की जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है, जैसे कि 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम पावर्स को सोल्व करके, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हमारे पास वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक। तो 2 का क्यूब कितना होता है भैया? 2 का क्यूब 8,
3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 8 200, ठीक है, और 200 इंटू 9 1800। तो ये तो हो गया इनका एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन, तीनों में जो कॉमन फैक्टर है प्राइम वाला वो लेना है, और हम देख रहे हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ भी एचसीएफ इस क्वेश्चन का 1 ही होगा। तो एचसीएफ भी आ गया है, एलसीएम भी आ गया है। तुरंत नोट करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को, तुरंत नोट करेंगे सभी और बताएंगे कमेंट करके समझ में आया या नहीं आया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमारी बुक में एक ही दिया हुआ है, आप अदर बुक की हेल्प से इस तरह कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तो पढ़ते हैं, इधर लिखा हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 306 और 657 का HCF 9 है। इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ दीज बोथ नंबर इज 9। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज बोथ नंबर, ये बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता बताया था ना हमने, वी हैव, जैसे कि हमें इसमें HCF गिवन है और एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी, ठीक, ठीक है ना। क्योंकि जो फॉर्मूला है मेन वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM। दो नंबर का प्रोडक्ट इन नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में LCM चाहते हैं तो हमने HCF को अपॉन में भेज दिया, ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब मेरे पास वैल्यूज यहाँ पर A और B की क्या क्या है, 306 हेयर, A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657। तो ये बन के आया मेरे पास LCM ऑफ 306, 657। वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर A और B की। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी हैं A और B की। तो A की वैल्यू 306, B की वैल्यू 657 अपॉन HCF ऑफ AB, वो कितना हो गया 9, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे आप तो 9 3 जा 27 बचा 3, तो 3 36, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 और इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 22,638। तो LCM ऑफ दिस बोथ नंबर इज 22,638। तो इन दोनों नंबर का जो LCM होगा वो होगा ये 22,638। तुरंत नोट करेंगे, समझ में आ ही गया होगा, जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, और ध्यान से देखो, ऐसा हमने एग्जाम्पल 1 भी किया था। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस पहले आप एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखें ताकि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सकें। एग्जाम्पल में था 4 की पावर n और अब क्या है 6 की पावर n। कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 ऑन एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n जो है n की किसी वैल्यू के लिए 0 डिजिट पर एंड हो सकता है क्या नहीं। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में ही क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो जब हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लेंगे, तो 6 की पावर n बिकम्स, अगर 1 लेंगे तो 6, जब 2 लेंगे तो 6 स्क्वायर 36, जब n की वैल्यू 3 लेंगे तो 200 116, और जब 4 लेंगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा। तो जब भी हम और भी निकाल लेंगे आगे की वैल्यूज़, तो 6 की पावर n में n की वैल्यूज़ पुट करने पर जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं वो किस डिजिट पे एंड हो रही है। तो पूछ रहा है कि क्या n की कोई वैल्यू आगे चल के ऐसी भी आएगी 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 50 60 1000 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी वैल्यू भरने पर क्या ये कभी कोई नंबर ऐसा देगा जो 0 पे एंड हो रहा होगा, ये बताना है, चेक करना है कि होगा या नहीं। अगर होगा तो वो नंबर क्या होगा, नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा। और याद करो हमने आपको एग्जाम्पल 4 भी समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कभी भी अगर किसी नंबर हम कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में लास्ट की डिजिट 0 तभी आएगी जब इन नंबर्स में 2 और 5 शामिल हो। ये हमने आपको एग्जाम्पल 1 में बहुत अच्छी तरह समझाया था। लेकिन जब हम 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं तो हमको मिलता है ओनली 2 × 3।
ठीक है। मान लीजिए 40 है, तो 40 के जब फैक्टर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो लास्ट 0 है ना, तभी तो है जब इसमें 2 इंटू 5 बना होगा। अगर किसी नंबर्स के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ही नहीं है, मान लीजिए किसी नंबर के फैक्टर सिर्फ ये आ रहे हैं, तो इस ये भी डिजिट एंड में जाके 0 नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आया। समझ रहे हैं ना बात। तो जस्टिफिकेशन तो हो गया है कि क्योंकि 6 की पावर n के फैक्टर्स में 2 और 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 5 नहीं, 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये नंबर कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको, इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं जरा, कि हम इस बात को आखिर क्वेश्चन में करने के लिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं फैक्टर कर दिए हैं, तो लिखना आपको टू गेट एंड डिजिट 0, टू गेट एंड डिजिट 0 वी नीड 2 and 5, हमको आवश्यकता पड़ेगी, वी नीड 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर, एज प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके वो नंबर 0 पे एंड हो, उसके लिए उस नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। बट देयर इज नो टर्म 5 एज प्राइम फैक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं आया। सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड, सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 डिजिट के साथ कभी एंड नहीं होगी, विद डिजिट 0। और ये बात लागू होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, क्योंकि अब आप 2 इंटू 3 की पावर कुछ भी करोगे तो ये रिपीट होगा बार बार, स्क्वायर करोगे तो ये 2 बार आएगा, क्यूब करोगे तो यही 3 बार आएगा, 5 तो कभी नहीं आएगा ना यहाँ पर, मतलब 2 इंटू 5 तो कभी बनेगा ही नहीं ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, 6 की पावर n पर कभी भी 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला भी, तो तुरंत नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए आपको पता हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नहीं होता, और प्राइम कौन सा होता है, जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटता। और प्राइम और कंपोजिट को बेहतर समझने के लिए आपको इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें, उसमें सब कुछ समझाया गया है आपको प्राइम कंपोजिट क्या नंबर होते हैं। तो मुझको दिखाना है कि नंबर प्राइम है, क्योंकि अगर मैंने इसको प्राइम प्रूव कर दिया तो हम ये कह पाएंगे कि ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि नंबर अगर प्राइम है तो फिर प्राइम है, और अगर प्राइम नहीं है तो फिर वो कंपोजिट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम पहले सोल्व करते हैं, और ऐसे करूँगा तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चाहे तो आप डैट कर लो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से आप 13 कॉमन ले लो, 13 को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया कॉमन, ऐसे देखो। ठीक है, सिंपल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 7 जा 77 प्लस 1 इंटू 13, तो ये बन गया 78 इंटू 13, और 78 विल बी रिटन एज, कैसे इसको लिखेंगे हम 78 को, 6 इंटू 13, 13 और ये वाला 13। ठीक, और अब 6 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 3। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, हमने इस नंबर को किस फॉर्म में ले आए, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि वो सिर्फ अपने आप से कटता है या फिर 1 से कटता है, यानी कि प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं। अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो नंबर फिर कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है मुझको कि यहाँ पर इसके इस नंबर का जो भी क्वांटिटी है, इसका फैक्टर्स 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, इसका नंबर 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर ये रखता है, तो ये नंबर प्राइम नहीं है।
प्राइम नंबर नहीं है तो कैसा माना जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो विच इज ए प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? विच इज ए प्राइम नंबर बिकॉज it has more than two factor, because it has more than two factor, क्योंकि ये दो से ज़्यादा फैक्टर रखता है तो ये प्राइम है। कहने का मतलब सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर कैसा हुआ? कंपोजिट। क्यों? क्योंकि प्राइम नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्टर दो से ज़्यादा है, इस वजह से ये प्राइम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, इसका मतलब लास्ट पार्ट जो है 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1। तो जब आप 7 × 6 × 5 गुना करोगे तो ये आएगा भैया मेरे पास, कितना आएगा ये? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 720। ये मेरे हिसाब से आएगा आपका 720 × 7, 0 7 दूनी 14, 7 49 और 1 50, 5040, 5040 और +5 तो ये आएगा 5045। कैसा आएगा ये? 5045। मल्टीप्लाई वगैरह करके हमने इसको सोल्व कर लिया। मल्टीप्लाई करने चाहे कैसे भी करो। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। 5045 के फैक्टर्स जब आप करोगे तो हमको मिलेगा ये। ठीक है, तो 5, तो देखो इस नंबर के फैक्टर्स भी 2 से ज़्यादा हमको दिख गए हैं, क्योंकि 1 तो नहीं है ना फैक्टर्स में यहाँ पर, तो क्योंकि इस नंबर के फैक्टर्स भी क्या क्या आ रहे हैं? 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ भी आप सेम रीज़न देंगे, बिल्कुल यही बात आप यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि दिस नंबर विच इज़ ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सेम रीज़न आप वहाँ पर लिखेंगे और तुरंत नोट करेंगे इसको। फिर देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। हाँ, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, थोड़ा समझने का क्वेश्चन है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल रास्ता है। कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कवर ए राउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया राउंड का पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेती है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि एक पूरा राउंड लेने में 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड द सेम डायरेक्शन। दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, मतलब दौड़ना शुरू करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे को उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, तो सोनिया एक चक्कर लगाने में ले रही है 18 मिनट और रवि चक्कर लगाने में कितना ले रहा है? 12 मिनट। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन भी समझते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीकों से करा सकता हूँ, तो देखते हैं अभी दोनों का हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आइए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल रास्ता है, आपने देखा होगा अक्सर फील्ड में होता है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया ने भी इधर को रेस शुरू कर दी, इधर को, और रवि ने भी इधर को ही चलना शुरू कर दिया, दौड़ लगाना शुरू कर दी सेम टाइम पे। दोनों ही इधर को दौड़ेंगे सेम टाइम पर। ठीक है, और सोनिया एक पूरा राउंड ड्राइव करने में ले रही है कितनी? 18 मिनट। ठीक है, और रवि एक पूरा राउंड ड्राइव करने में कितने मिनट ले रहा है? 12 मिनट। तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं बोर्ड पर। कहता है कि सोनिया टेक्स 18 minutes to drive. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round. ठीक, अब लिखते हैं रवि के बारे में। रवि टेक्स 12 minutes to drive 1 राउंड। रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। और सोनिया कितना टाइम ले रही है? सोनिया टाइम कितना ले रही है? 18 मिनट। और रवि टाइम ले रहा है 12 मिनट।
अब पहले क्वेश्चन को समझो जरा, जब ये दोनों इधर से सोनिया भी भागी और रवि भागा, दोनों राउंड मार रहे हैं, ठीक, तो सोच के बताओ, ये सोनिया एक राउंड पूरा कर रही है 18 मिनट में और रवि एक राउंड पूरा कर रहा है 12 मिनट में, तो इनमें तेज कौन दौड़ रहा है? रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि रवि जल्दी रास्ता पूरा कवर कर रहा है। दोनों एक साथ दौड़े तो यहाँ पर पहले कौन पहुंचेगा? रवि, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है। सपोज करते हैं जिस टाइम रवि यहाँ पहुंच गया, जब रवि ने एक राउंड पूरा कर लिया, तो लगभग सोनिया की पोजीशन यहाँ कहीं रही होगी उस टाइम पर। समझते हैं ना बात को? जब दोनों सेम टाइम पर दौड़े थे और रवि दौड़ता दौड़ता यहाँ पर आ गया और सोनिया की स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि वो 18 मिनट में पहुंचती है, तो वो पीछे रही होगी। अब यहाँ पर आपके बात समझनी है कि ये इनका एक राउंड जैसे पूरा हो गया ना, तो ये अभी भी दौड़ ही रहे हैं लगातार, ये भागते रहेंगे, ये नहीं कि एक चक्कर लगा के रुक जाएंगे, ये दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे। तो ये कह रहा है कि कभी तो ऐसा होगा कि दोनों इस पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, तो कितनी देर बाद मिलेंगे ये बताना है मेरे को, कितनी देर बाद यहाँ पर आके मिलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि सोनिया रवि से मिलती है ए राउंड के बाद या एक्स राउंड के बाद, और रवि सोनिया से मिलता है वाई राउंड के बाद। ये बात हम यहाँ पर पहले मान लेंगे। तो लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड। लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड, देन, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, देन टाइम टेकन बाई सोनिया टू मीट्स रवि कितना होगा? तो सोनिया को रवि से मिलने में कितना टाइम लगा? क्योंकि सोनिया एक राउंड लगाती है 18 मिनट में और वो राउंड कितने कवर कर रही है? एक्स राउंड। तो 18 इंटू एक्स हो गया ना, 18x मिनट हो गई ना, 18x मिनट। बहुत ध्यान समझनी है ये बात भाई। जब उसने 18 मिनट में एक राउंड लगाया और वो मिली है उससे x राउंड के बाद, तो पहला राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड फिर 18 मिनट में, तीसरा राउंड फिर 18 मिनट में, और x राउंड बाद मिली, तो टोटल टाइम कितना ले लिया उसने? 18x मिनट। ऐसे ही लिखते हैं रवि का। लेट रवि मीट्स सोनिया, अगर हम रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट रवि मीट्स सोनिया आफ्टर y मिनट। रवि सोनिया से कब मिलता है? आफ्टर y राउंड। ये x और y जो है ना राउंड्स की संख्या है, नंबर्स ऑफ राउंड्स है। देन टाइम टेकन बाय रवि टू मीट सोनिया। तो रवि को सोनिया से मिलने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ये एक राउंड कवर करता है 12 मिनट में और इसने रवि को सोनिया से मिलने में लगते हैं y राउंड, तो ये हो जाएगा 12y मिनट। तो रवि को सोनिया से मिलने में लगते हैं, सोनिया को रवि से मिलने में लगते हैं 18x मिनट और रवि को सोनिया से मिलने में लगते हैं 12y मिनट। जरा बात तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सोनिया टू मीट रवि 18x मिनट और रवि टू मीट सोनिया 12y मिनट। बात तो एक ही है, रवि सोनिया से मिले या सोनिया रवि से मिले, दोनों मिल तो रहे हैं। तो मतलब बात का क्या है कि दोनों टाइम आपस में इक्वल है। बोथ टाइम्स आर सेम। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ना क्योंकि बोथ टाइम्स आर सेम। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को कि वो क्या उसने हमसे कहा है और क्या हम कर रहे हैं और क्यों हम कर रहे हैं। ठीक, दोबारा देखते हैं भाई। एक सर्कुलर पाथ हो गया हमारे पास। सोनिया यहाँ से चलने शुरू करी और सोनिया एक राउंड लेती है 18 मिनट में, क्लियर। रवि एक राउंड लेता है 12 मिनट में, ये भी क्लियर। अब दोनों लगातार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक। तो कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे और इसी पॉइंट पे मिलेंगे? पूछ रहा है कि कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे को इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमने एक मिनट के लिए टाइम को छोड़ दिया, हम टाइम नहीं देखते। मैंने कहा है कि हम देखते हैं कि कितने राउंड के बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया? सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ये गिवन है। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड ड्राइव करने में। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव ए राउंड, रवि एक राउंड ड्राइव करने में ले रहा है कितना? 12 मिनट। अब मैंने मान लिया कि सोनिया को जो रवि से मिलने में चक्कर लगाने पड़े हैं इस मैदान के,
दैट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड, सोनिया रवि से मिलती है एक्स राउंड्स के बाद, तो मतलब सोनिया कितनी देर दौड़ी होगी? जब सोनिया ने एक्स राउंड कवर करे हैं और एक राउंड कवर करने में वो 18 मिनट ले रही है, तो उसने 18 एक्स राउंड चले होंगे ना, सिंपल बात। अब देखते हैं रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से। रवि कह रहा है कि भाई मैंने तो सोनिया को पकड़ने के लिए वाई राउंड दौड़ लगाई, मैं तो सोनिया के पीछे भागा था, रवि कह रहा है, और मैंने वाई राउंड चले हैं, वाई राउंड, और मुझको एक राउंड चलने में 12 मिनट लगती हैं, तो मेरा कितना टाइम लग गया इसका मतलब 12 मिनट। आगे बात समझ में? अब तो दोबारा देखो, सोनिया रवि को पकड़ रही है, हम बात को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। अब पहले आप सोनिया बन जाते हैं, हम सोनिया हैं। सोनिया कह रही है कि मैंने रवि को पकड़ा, सोनिया रवि से मिली है एक्स राउंड चलने के बाद, सोनिया रवि को कब मिली है? एक्स राउंड चलने के बाद, ठीक। और एक राउंड के लिए टाइम कितना लगता है उसको? 18 मिनट। तो एक्स राउंड चलने के लिए कितने राउंड लगे होंगे? 18 एक्स मिनट। अब समय आगे होगा, मैं कह सकता हूँ। अब रवि कह रहा है कि जी मुझे तो सोनिया को पकड़ने में वाई चक्कर लगाने पड़े हैं, रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड। रवि कह रहा है कि मैं सोनिया को वाई राउंड बाद पकड़ पाया हूँ, और मुझको एक राउंड चलने में लगती थी 12 मिनट, तो मैंने टाइम लिया है 12 वाई मिनट का। अब सोनिया को लगे हैं 18 एक्स मिनट, रवि को लगे हैं 12 वाई मिनट, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम ही है। जब दोनों मिल गए, जब दोनों दूसरे को अगर मिल गए, तो दोनों टाइम आपस में सेम होंगे ना, दोनों टाइम आपस में सेम होंगे ना। सो रिक्वायर्ड टाइम जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि दोनों टाइम सेम है, दोनों टाइम, इस बात को यहाँ लिखोगे आप बात को कि 18x और 12y दोनों आपस में क्या है? सेम है। दोनों आपस में क्या है? सेम है। 18x और 12y दोनों ही आपस में सेम है। अब एक बात बताओ बहुत ध्यान सोच के मुझे, 18x कोई नंबर है भाई, 18 की x में मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा, ठीक। और जब 18 की x में मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आएगा, तो जो नंबर होगा वो मल्टीपल होगा ना 18 का, मल्टीपल ऑफ किसका? 18 का। ऐसे ही 12y है, 12 की y में, y कोई ना कोई नंबर है, 12 की y में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 12 का। वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 12 का। 18 की x में मल्टीप्लाई करके आएगा, 18 की x मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा। मान लो x की वैल्यू 4 है, तो 18 चौक 72, तो जो 72 जो है तो 18 का मल्टीपल ही, और y की वैल्यू 6 है, तो 12 6 72 है, तो 72 मल्टीपल ही इसका। अब बात समझने की ये है कि ये नंबर भी 18x मल्टीपल है 18 का, और 12y भी मल्टीपल है 12 का, तो मतलब जो ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं वो 18 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, 18 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, और 12 के मल्टीपल पे भी मिल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? दोनों एक दूसरे को किस टाइम पे मिलेंगे? उस नंबर के टाइम पे मिलेंगे, उस नंबर पे मिलेंगे जो 18 का मल्टीपल भी हो और 12 का मल्टीपल भी हो, क्योंकि दोनों सेम कहे हैं हमने। ये जो नंबर है ना, ये 18 का भी मल्टीपल होना चाहिए और ये 12 का भी मल्टीपल होना चाहिए, उस टाइम पर ही दोनों मिल जाएंगे। और 18 का और 12 का मल्टीपल क्या होता है? अगर मैं ओरली बात करूं तो 12 और 18 का मल्टीपल 36 होता है, और इसके बाद में फिर 72 होता है, और फिर इसके बाद में 108, और फिर आगे होते ही होते चले जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। उसके बाद कब मिलेंगे? क्योंकि लगातार दौड़ रहे हैं, जैसे पंखा चल रहता है, लगातार दौड़ रहे हैं। उसके बाद कब मिलेंगे? 72 मिनट के बाद। उसके बाद कब मिलेंगे? 108 मिनट के बाद। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। आ गया समझ में? और इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? LCM ऑफ 18 और 12, LCM ऑफ 18 एंड 12, ठीक। अब कहोगे क्या इतनी लंबी चौड़ी कहानी समझाई आपने रामायण, सिंपल कह देते कि रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू LCM ऑफ 18 एंड 12। मैं बिल्कुल कह सकता था इस बात को, मैं बिल्कुल कह सकता था, और यहाँ तक कि किताबों में यही कहा गया है। सिर्फ ये किताबों में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, या इवन स्कूलों में भी टीचर्स कराते हैं, वहाँ भी अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सिर्फ यही लिखा जाता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स और टू ड्राइव अराउंड, और लास्ट लाइन होती है सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू LCM ऑफ 18 एंड 12, और LCM निकाल लेते हैं 36 आ जाता है इसका आंसर, कहानी खत्म। लेकिन क्यों हमने इसका LCM निकाला? LCM ही क्यों निकाला? अगर कोई पूछ ले आपसे
कोई पूछ ले आपसे कि एलसीएम ही क्यों निकालना, तो जवाब नहीं होगा आपके पास एचसीएफ क्यों नहीं निकालना। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में कंसेप्ट को क्लियर करते बताया है कि हम इसका एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं। और अगर आपको मेरे बात पर डाउट हो तो जिन बच्चों ने चैप्टर कर लिया है अपने स्कूल्स में या फिर ट्यूशन में या फिर कहीं भी, जिन बच्चों ने 10th भी कर ली है, तो जाके आप उनसे पूछो एक बार कि इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम क्यों निकाला है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 90% बच्चे बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकाला है। ठीक है, यकीन रख देना मेरी बात पर, यकीन करना। तो इसलिए मैंने आपको समझाया है कि हमने इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि रवि को लगते हैं 12 मिनट, यहाँ तक दोनों जब दोनों दूसरों को मिले हैं तो सोने को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट, दोनों टाइम सेम है। ये भी मल्टीपल ऑफ 18 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 18 है, तो दोनों बार बार मल्टीपल ऑफ 18 पर ही मिलते रहेंगे। मतलब पहले 36 मिनट पर मिलेंगे, उसके बाद 72 पर मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट, दैट इज। तो ये पूरा सॉल्यूशन करने के बाद जो आया हमारा आंसर, रिक्वायर्ड टाइम ऑफ एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब 18 का और 12 का जब आप लोग एलसीएम निकालोगे, ये हो गया 18 और 12 का एलसीएम। तो पहले दोनों फैक्टर लिखो और उनकी हाईएस्ट वाली पावर लिखो। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर होगा 36 मिनट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो समझने के लिए नोट कर लेना, लेकिन ये सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन है एकदम। हाँ, अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे भी करके आ जाते हैं ना, सिर्फ 3 लाइन लिख के आते हैं कि रवि टेक, ये तो खैर गिवन नहीं है, इसमें क्या लिखना है, तो हम क्वेश्चन में दे रखा है कि रवि टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोना टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू 1 राउंड, सो द रिक्वायर्ड टाइम विल बी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और आंसर कितना रहेगा 36। तो वो भी सोल्यूशन सफिशिएंट है आपकी क्लास 10th लेवल से। लेकिन अगर आपको सच में नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एलसीएम ही क्यों फाइंड किया। तो ये सॉल्यूशन पूरा हो गया है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको इस वीडियो में लगा है, और कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।